अच्छा, वैसे आमतौर पर जब हम डेविड और गॉलियत की कहानी सुनते हैं ना, तो उसमें एक छोटा सा कमज़ोर सा किरदार अपनी समझदारी से एक बहुत बड़े दुश्मन को हरा देता है। हाँ बिल्कुल, और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सही। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो छोटा सा डेविड गॉलियत को हराने के बाद खुद एक नया और उससे भी बड़ा गॉलियत बन जाए। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां तकरीबन हर आलमी ताकत उसे खत्म करने की कोशिश कर रही हो। तो वैसे आज के इस गहरे तज्जिये में हमारे पास सोर्सेस का एक पूरा ढेर मौजूद है। हाँ, जिनमें हुआवे की 2025 की ताज़ा तरीन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के एसेज हैं और टेलीकॉम मार्केट के बहुत सारे आदाद व शुमार शामिल हैं। बिल्कुल। तो इन तमाम सोर्सेज को सामने रखकर हमारा जो मकसद है ना, वो सिर्फ एक है, यानी हाईवे के उस हैरानकुन सफ़र का जायज़ा लेना जहां एक छोटी सी स्टार्टअप ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स को पीछे छोड़ा, शदीद आलमी पाबंदियों का सामना किया और आज 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में राज कर रही है। तो वैसे चलिए इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। जरूर, क्योंकि ये देखें ना, ये सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी की कहानी नहीं है, ये टेक की आलमी बुनियाद हिलाने की दास्तां है। वाकई। और इस दास्तां की बुनियाद को समझने के लिए हमें इन तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एसेस से थोड़ा पीछे जाना होगा। अच्छा, कितना पीछे? मतलब अगर हम आज के दौर की इस सबसे बड़ी टेक एम्पायर की इब्तिदा को देखें, तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज नजर आती हैं। यानी जब हम इनके शुरुआती आदाद व शुमार देखते हैं ना, तो वो किसी भी आम टेक जायंट की शुरुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हाँ, मैं देख रहा था। मैंने इनके ओरिजिन्स के हवाले से जो नोट्स देखे हैं ना, उसमें एक फिगर ऐसी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। कौन सी फिगर? 1987 में शेंजन के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और उस वक्त इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी महज 21,000 चाइनीज युआन। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 21,000 युआन? बिल्कुल। मतलब अगर हम इस 21,000 युआन को आज के हिसाब से देखें ना, तो ये रकम एक दरमियाने दर्जे के स्मार्टफोन की कीमत के बराबर बनती है। वाकई ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि एक फोन की कीमत से शुरू होने वाली इस छोटी सी कंपनी के पीछे आखिर दिमाग किसका था और उन्होंने इसे एक आलमी टेलीकॉम नेटवर्क में बदल कैसे दिया। अच्छा, तो इस एम्पायर के पीछे ना रेन ज़ेंगफे का दिमाग है। वो किसी अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि एक उस्ताद के बेटे थे। अच्छा, सही। हाँ, और उन्होंने सालों तक चाइनीज मिलिट्री में इंजीनियरिंग के शोबे में फर्ज अंजाम दिया था। फौज से निकलने के बाद उन्होंने ये कंपनी बनाई। तो यानी कोई बहुत बड़ा आलमी मंसूबा लेकर नहीं आए थे शुरू में? बिल्कुल नहीं, शुरू में इनका कोई आलमी मंसूबा था ही नहीं। ये सिर्फ छोटे टेलीफोन स्विचेस इंपोर्ट करते और बेचते थे। अच्छा, सिर्फ स्विचेस? हाँ, लेकिन फिर 1990 की दहाई में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ी और अपना सारा सरमाया और तवज्जो खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगानी शुरू कर दी। R&D पर शुरू में ही? बिल्कुल, और उनका फॉर्मूला बड़ा सादा था। मतलब बड़े शहरों में उस वक्त भारी मल्टीनेशनल्स का कब्जा था, इसलिए उन्होंने चीन के दूर दराज देहाती इलाकों में अपना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ सफर किया। हाँ बिल्कुल ठीक समझे। मतलब जब उन्होंने गांवों और देहातों के नेटवर्क्स पर कब्जा कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता शहरों और फिर पूरी दुनिया का रुख किया। ये तो बहुत स्मार्ट मूव थी। वाकई बहुत स्मार्ट थी। और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फायदा ये होता है ना कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। सही। बल्कि आप एक पूरा सिस्टम बिछा रहे होते हैं। जब इनका बुनियादी ढांचा मजबूत हो गया और इन्हें लोकल मार्केट में कामयाबी मिल गई, तो उन्होंने ओवरसीज मार्केट्स में कदम रखा। और उसके बाद की तारीख हमारे सामने है। बिल्कुल, आज के स्टैट्स दंग कर देने वाले हैं। मतलब एक कमरे और 21,000 युआन से शुरू होने वाली ये कंपनी आज 170 से ज्यादा मुमालिक में मौजूद है। 170 मुमालिक? बाप रे। हाँ, और इनके तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मुलाजमीन हैं। ये एदाद शुमार वाकई दिमाग घुमाने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी देखने में आती है सुनने वालों के दरमियान। वैसे कौन सी गलतफहमी? यानी आइसबर्ग की। हाँ, वैसे ये आइसबर्ग वाली मिसाल यहाँ बहुत फिट बैठती है। हाँ ना,
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी अजीमुशान इमारत को देखें और सिर्फ उसकी खूबसूरत पेंट जॉब या शीशों की तारीफ करते रहें। और जो जमीन के अंदर फाउंडेशन है उसको भूल जाएं। बिल्कुल वही। उस बात को लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि उस इमारत को खड़ा रखने के लिए जमीन के कितने गहरे अंदर स्टील और कंक्रीट का एक बहुत बड़ा ढांचा बिछा हुआ है। तो स्मार्टफोन्स तो सिर्फ वो पेंट जॉब हैं, असल ताकत तो वो फाउंडेशन है। ये मिसाल इनके बिजनेस मॉडल को बिल्कुल ठीक डिफाइन करती है। मतलब जो फाउंडेशन लोगों को नजर नहीं आती, वो दरअसल इनकी ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं इंटरनेट चलाने की, तो आम इंसान समझता है कि वाईफाई राउटर या मोबाइल डेटा से बात शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन इंटरनेट डेटा को पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए एक कोर नेटवर्क की जरूरत होती है। कोर नेटवर्क, थोड़ा समझाएंगे इसको? हाँ, यानी ये कोर नेटवर्क इंटरनेट का वो मेन हाईवे है जहाँ से दुनिया भर का डेटा गुजरता है, और हुआवे दुनिया के सबसे बड़े कोर नेटवर्क बिल्डर्स में से एक है। अच्छा, यानी वो इन हाईवेज की प्लम्बिंग करते हैं? जी, प्लम्बिंग ही समझ लें। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग सिर्फ इंटरनेट के आखिरी किनारे पर मौजूद आम कंज्यूमर्स तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट डेटा किन रास्तों से गुजरेगा उसे फिजिकली हैंडल कर रहे हैं। ठीक इसी वजह से इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है। और इसके अलावा देखें, इनका दायरा अब सिर्फ फिजिकल केबल्स या टावर्स तक नहीं रहा। अच्छा, और कहाँ तक फैल गए हैं? मिसाल के तौर पर इनका SD-WAN सिस्टम देख लें। SD-WAN का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पुरानी फिजिकल वायर्स और राउटर्स की जगह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डेटा को बड़ी तेजी और समझदारी से अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के जरिए? हाँ, और इस फील्ड में वो लगातार 8 साल से चाइना में नंबर 1 है। क्या बात है, 8 साल से? फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को देख लें। आज हुआवे क्लाउड आलमी सतह पर Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड को टक्कर दे रहा है। वाकई AWS और गूगल को टक्कर देना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और AI की फील्ड में अगर देखें तो इनके अपने बनाए हुए Ascend 950PR और Kunping CPUs सीधा Nvidia जैसी मोनोपोली को चैलेंज कर रहे हैं। वैसे एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा ठहरते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछें। अगर वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स बेचकर पहले ही इतना मुनाफा कमा रहे थे, तो उन्हें इंटरनेट की इस कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग, कोर नेटवर्क्स और AI चिप्स में इतनी गहराई तक घुसने की आखिर क्या जरूरत पेश आई? अच्छा, तो यही वो नुक्ता है जो इन्हें एक आम फोन मेकर से अलग करता है। देखें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो है। हर दूसरे दिन नया फोन आ जाता है। बिल्कुल, और प्रॉफिट मार्जिन हमेशा खतरे में रहता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करते हैं ना, तो दुनिया भर की छोटी बड़ी टेक कंपनीज आपकी मोहताज हो जाती हैं। ओह, यानी पूरा सिस्टम ही कंट्रोल कर लेना। जी, जब आप उनके किरण चिप्स और उनके अपने बनाए गए हार्मोनी OS के कॉम्बिनेशन को देखते हैं ना, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि इनका मकसद सिर्फ डिवाइसेस बेचना नहीं है। तो फिर असल गेम क्या है? असल गेम ये है कि एक आज़ाद और मुकम्मल टेक इकोसिस्टम खड़ा करना है जिस पर उनका अपना मुकम्मल कंट्रोल हो। सही, लेकिन देखें, जब आप दुनिया के 170 मुल्कों का डेटा और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अपने इक्विपमेंट पर हैंडल कर रहे हों, तो जाहिर है आलमी ताकतों की नज़र आप पर तो पड़ेगी। ये तो था। मेरा ख्याल है जब एक अकेली कंपनी किसी भी मुल्क के इंटरनेट की बुनियाद पर इस कदर असर और रसूख हासिल कर ले, तो जियोपॉलिटिक्स और आलमी बेचैनी का शुरू होना तो बिल्कुल तय है। और मेरे नज़दीक 2019 में जो कुछ हुआ वो इस बेचैनी का ही नतीजा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2019 में US गवर्नमेंट ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हाँ, उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था ना? हाँ, उन्होंने हुआवे को अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल कर लिया, जिसे आम जबान में हम ब्लैकलिस्ट करना कहते हैं। तो इस
ब्लैकलिस्ट होने का प्रैक्टिकली मतलब क्या था? वैसे उनका बुनियादी क्लेम था क्या? अमेरिका का बुनियादी क्लेम ये था कि इनके नेटवर्क इक्विपमेंट में बैकडोर्स मौजूद है। बैकडोर्स यानी छुपी हुई लाइंस। हाँ, बैकडोर से उनकी मुराद ऐसी छुपी हुई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज थीं जिनका इस्तेमाल करते हुए चाइनीज हुकूमत दूसरे ममालिक में जासूसी कर सकती है। स्पाइंग का इल्जाम लगाया था। बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इस कंपनी को सीधा चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी से फंडिंग और सपोर्ट मिलती है। सही। और इसके जवाब में हुआवे का अपना जो मौकिफ है वो भी हमारे सोर्सेज में बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद है। हाँ, उन्होंने इस पर क्या कहा? उन्होंने इन तमाम इल्जामात को बारहा झूठा करार दिया है। उनकी तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि कंपनी किसी हुकूमत की मलकियत नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर एम्प्लॉई ओन्ड कंपनी है। अच्छा, यानी मुलाजिमीन की अपनी कंपनी है? बिल्कुल। उनके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, बल्कि उनके अपने हजारों मुलाजिमीन ही इसके हिस्सेदार हैं। वैसे इस पेचीदा बहस को समझने के लिए ना हमें इनके एक बहुत गैर मामूली कदम को देखना होगा जो उन्होंने उठाया था। कौन सा कदम? अपनी शफाफियत साबित करने के लिए उन्होंने यूके में अपना एक साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन सेंटर खोल दिया था। अच्छा, यूके में? हाँ, इस सेंटर का मकसद यूके गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ये इजाजत देना था कि वो खुद आकर इनके कोड, इनके इक्विपमेंट और इनके सॉफ्टवेयर को ऑडिट करें। हैरत की बात है। हाँ, ताकि वो ऑफिशियल्स खुद देख सकें कि इसमें कोई स्पाइंग एलिमेंट मौजूद नहीं है। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जरा इसके रिस्क फैक्टर को सोचिए, कोई भी सोचेगा। ये ऐसा ही है कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपना पूरा बही खाता और अपनी सारी तिजारती राज किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत के सामने खोलकर रख दे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो उन्हें क्लीन चिट दे देंगे। बिल्कुल, ऑपरेशनल लेवल पर ये एक बहुत बड़ा रिस्क था उनके लिए। बहुत बड़ा। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं पूछना चाहूंगा, क्या इन पाबंदियों का कोई फर्क पड़ा इन पर? इन पाबंदियों का असर शदीद तरीन था। इसको इस तरह समझिए कि पाबंदियों का फौरन मतलब ये था कि इनसे इनका सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हथियार छीन लिया गया। यानी गूगल का एंड्रॉइड? बिल्कुल, एंड्रॉइड चला गया और हार्डवेयर बनाने की सलाहियत भी छीन ली गई थी, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन चिप्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बनते हैं ना। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो इसलिए इनकी आला तरीन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पूरी तरह कट गई थी। बाप रे। ग्लोबल टेक स्पेस में उस वक्त तकरीबन हर मार्केट एनालिस्ट ने ये मान लिया था कि 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का मोबाइल और कंज्यूमर डिवीजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। वैसे उस वक्त की सूरत हाल देखकर ये मिसाल दी जा सकती है कि ये ऐसा था जैसे किसी टॉप आलमी शेफ से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, उसके औजार, यहाँ तक कि उसका चूल्हा भी छीन लिया जाए। बहुत बेहतरीन मिसाल है। हाँ, और फिर उसे कहा जाए कि भाई अब दुनिया का बेहतरीन खाना बना के दिखाओ। मतलब हर किसी को लगा था कि अब इनका उठना नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया ना, उसने सबके अंदाजे गलत साबित कर दिए। वही ना, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर उनके पास एंड्रॉइड नहीं था तो उन्होंने आखिर इतने कम वक्त में अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मनी ओएस कैसे खड़ा कर लिया। यही तो वो कमाल है जो इनकी सालों की R&D इन्वेस्टमेंट का नतीजा था। अच्छा, जब एंड्रॉइड गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खामोशी से अपना ओएस लॉन्च कर दिया। शुरू में तो लोगों को लगा होगा ये फेल हो जाएगा। बिल्कुल, शुरू में लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन हमारे 2025 के डेटा के मुताबिक जो हमारी रिपोर्ट में है, हार्मनी ओएस इस वक्त एक फुली मैच्योर इकोसिस्टम बन चुका है जो 1 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस पर चल रहा है। 1 बिलियन डिवाइसेस बगैर गूगल के? वाकई? हाँ, और हार्मनी ओएस 6.0 ने तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इस तरह ऑप्टिमाइज किया कि प्रीवियस वर्जन्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस 42% बेहतर हो गई। 42% का जंप, कमाल है। उन्होंने सॉफ्टवेयर कोड को इस तरह लिखा है कि वो स्मार्ट वॉचेस से लेकर कार्स और स्मार्टफोन्स तक सब पर एक ही इकोसिस्टम की तरह स्मूथली काम करता है। वैसे सॉफ्टवेयर तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि एक कमरे में बैठकर टॉप इंजीनियर्स कोड लिख सकते हैं हार्डवेयर टूल्स के बगैर। हाँ। लेकिन मुझे हार्डवेयर की कहानी ने ज्यादा चौंकाया है इस पूरी रिसर्च में। अच्छा, हार्डवेयर में किस चीज ने? इनके अपने किरण चिप्स, खास तौर पर जो किरण 90-20 और 90-30 की वापसी हुई है ना, उसने परफॉर्मेंस में 36% से 45% तक का जंप दिखाया है।
लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक बात तो सब मानते हैं ना कि बिल्कुल बगैर EUV मशीन्स के टॉप टियर चिप्स नहीं बन सकती। बिल्कुल सही, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और EUV मशीन्स अमेरिका की पाबंदियों की वजह से इन्हें मिल नहीं सकती थी, तो आखिर इन्होंने बिना EUV मशीनरी के 5 नैनोमीटर चिप की परफॉर्मेंस कैसे हासिल कर ली? यानी ये मैकेनिज्म फिजिकली कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए पहले EUV और DUV का फर्क समझना जरूरी होगा हमें। अच्छा, वैसे ये दोनों हैं क्या? देखिए, UV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी एक ऐसी मशीन है जो सिलिकॉन वेफर पर इंतहाई बारीक और कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन्स ड्रॉ करती है। यानी बहुत प्रिसाइज होती है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक इंतहाई फाइन आला दर्जे का पेन हो जिससे आप चावल के दाने पर पूरी किताब लिख सके। जबरदस्त मिसाल है। और DUV क्या है? दूसरी तरफ DUV यानी डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो एक थोड़े मोटे मार्कर की तरह है। अच्छा, यानी पुरानी और मोटी मशीन। बिल्कुल। जब हुआवे और इनके चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को बारीक पेन नहीं मिला ना, तो उन्होंने इस पुराने मोटे मार्कर से ही वो बारीक डिजाइन अचीव करने का तरीका निकाल लिया। मोटे मार्कर से बारीक डिजाइन, वो कैसे मुमकिन है? इस तरीके को टेक की जबान में मल्टी पैटर्निंग कहते हैं। मल्टी पैटर्निंग, इसका मतलब क्या ये है कि वो बार बार लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि डिजाइन पूरा हो सके? बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। मल्टी पैटर्निंग में आप सिलिकॉन वाफर पर एक बार कट लगाते हैं, फिर वाफर को इंतहाई माइक्रो लेवल पर शिफ्ट करते हैं और फिर दोबारा कट लगाते हैं। अच्छा, यानी ट्रेस करते रहते हैं बार बार। हाँ, इस तरह बार बार ट्रेस करके आप पुरानी मशीन से ही नई जनरेशन का बारीक डिजाइन बना लेते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत क्लेवर है। क्लेवर तो है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये तरीका इंतहाई सुस्त, पेचीदा और बहुत महंगा है। वैसे रिस्क तो होगा एरर्स का? बिल्कुल, इसमें एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यील्ड यानी कितने चिप्स ठीक बनकर निकलते हैं वो काफी कम होती है। यानी बहुत सारा मटेरियल जाया हो जाता है। हाँ, लेकिन जब आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही ना होना, तो आप इन सब नुकसानात को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये बाईपास करने का वाहिद तरीका है। सही। ये तो वाकई एक इंजीनियरिंग मिरेकल लगता है, लेकिन देखें, इस मिरेकल की कोई कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। हाँ, कीमत तो है। और ये कीमत हमें इनकी 2025 की मालियाती रिपोर्ट्स में साफ दिखाई देती है। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स पर नजर डालें जो हमारी सोर्सेज में थे, तो 2025 में इनका टोटल रेवेन्यू 880.9 बिलियन युआन रहा, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। ये इनकी हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू है और इनका प्रॉफिट तकरीबन 68 बिलियन युआन था। हाँ, नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो चीज मेरी तवज्जो खींच रही है ना, वो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है। वैसे उस बजट की फिगर सच में हैरानकुन है। हैरानकुन से भी ज्यादा, उन्होंने एक साल में 192.3 बिलियन युआन सिर्फ R&D पर खर्च कर दी है, जो उनके टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 22% बनता है। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, क्या पुशबैक है? देखें, ये फिगर बहुत एक्सट्रीम लग रही है मुझे। आम टेक जायंट्स अपने रेवेन्यू का मुश्किल से 10 से 15% रिसर्च पर लगाते हैं, तो एक कंपनी अपनी आमदनी का तकरीबन चौथाई हिस्सा सिर्फ इस उम्मीद पर जला रही है। क्या ये सच में एक लंबे अरसे तक चलने वाला सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, या फिर ये आलमी पाबंदियों के बाद सरहाने खड़ी मौत से बचने की एक डेस्परेट कोशिश है? वैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आम हालात में 22% R&D पर खर्च करना किसी भी बिजनेस लॉजिक के खिलाफ ही लगता है। वही ना। लेकिन मसला ये है कि हुआवे इस वक्त आम हालात में नहीं है। हाँ, ये बात तो तय है। उनके लिए ये कोई ऐशो अशरत का ऑप्शन नहीं है, ये एक सर्वाइवल मोड है इनके लिए। जिंदा रहने की जंग। बिल्कुल। अब मिसाल ले ले एप्पल या सैमसंग की। उनको मार्केट से रेडीमेड पार्ट्स, बेस्ट सॉफ्टवेयर और पूरी एक ग्लोबल सप्लाई चेन आराम से मिल जाती है। उनको खुद सब कुछ स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता। जबकि हुआवे को अपना हार्डवेयर, अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि अपनी AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक सब कुछ जीरो से खुद डेवलप करना पड़ रहा है। जीरो से? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ ना, जब आपको हर चीज इन हाउस बनानी पड़े तो R&D का बजट इस सतह पर ही जाता है। और मजे की बात यह है कि यह मेहनत रंग भी ला रही है। अच्छा, वो कैसे?
इन रिपोर्ट्स में वाज़े लिखा हुआ है कि सब रुकावटों के बावजूद ग्लोबल डेटा और गार्टनर जैसी जो फर्म्स हैं, उनके मुताबिक 5G कोर नेटवर्क में दुनिया आज भी उन्हें एक टॉप लीडर मानती है। क्या बात है, इतनी पाबंदियों के बाद भी? हाँ, और अब वो इन्हीं पैसों से फ्यूचर के लिए मुकम्मल तौर पर AI पावर्ड कोर नेटवर्क बना रहे हैं। मतलब ये सर्वाइवल मोड जरूर है, लेकिन उन्होंने सर्वाइवल को ही अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना लिया है। बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। तो इन सब फिगर्स और टेक्नोलॉजिकल कामयाबियों के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका आखिर अगला निशाना क्या है। इतना पैसा फूंकने और इतनी टेंशन झेलने के बाद इनका एंड गेम क्या नजर आता है हमारे सोर्सेज में? अच्छा, इनका जो फ्यूचर आउटलुक है ना, वो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो है अपने मुतबादिल इकोसिस्टम को इतना ताकतवर बनाना कि उन्हें बाहर की किसी सप्लाई चेन की ज़रूरत ही ना रहे कभी। यानी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हाँ, मेंग वनजू जो कि कंपनी की CFO हैं और बनी रनजिंगफे की बेटी हैं, उनका एक अहम बयान इस स्ट्रैटेजी को वाज़ेह करता है। क्या बयान दिया उन्होंने? उन्होंने तस्लीम किया कि कंपनी अभी भी एक गैर यकीनी सूरत हाल यानी अनसर्टिनिटी में ज़रूर है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उनका मुकम्मल फोकस अब अपने डेवलपर इकोसिस्टम को हर हाल में बनाए रखने पर है। अच्छा, इकोसिस्टम पर फोकस है जी, और उनका अगला बड़ा टारगेट 5.5G टेक्नोलॉजीज और अपने असेंड AI चिप्स को मजीद बेहतर करना है। वो अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते, बल्कि हार्मनी OS को दुनिया में iOS और एंड्रॉयड के बाद तीसरा सबसे बड़ा और मुकम्मल आज़ाद आलमी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। एक तीसरा मुकम्मल आज़ाद इकोसिस्टम, और वो भी ऐसी कंपनी का जिस पर तकरीबन आधी दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं। ये सच में एक मिसाली कहानी बनती जा रही है। वाकई हमारा ये डीप डाइव वैसे अब अपने इख्तिताम तक पहुंच रहा है, लेकिन ख़त्म करने से पहले ये कहानी हमें बहुत बड़े आलमी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो सुनने वालों के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। वो सवाल क्या है? अगर एक बार ये टेक कंपनी को दुनिया भर की सप्लाई चेन, उनके बेहतरीन इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर से पूरी तरह काट दिया जाए, और उसके बावजूद वो कंपनी अपना R&D और अपनी मेहनत इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ज़ीरो से एक नया और पैरेलल टेक इकोसिस्टम खड़ा कर ले, तो फिर आने वाले वक्त में आलमी टेक मोनोपोलीज का क्या बनेगा? वाकई ये पॉइंट तो सोचने वाला है। क्या हम आने वाले बरसों में एक ऐसी दुनिया देखने जा रहे हैं जहां इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और AI की दुनिया किसी एक स्टैंडर्ड पर नहीं, बल्कि दो मुकम्मल तौर पर अलग-अलग आलमी हिस्सों में तकसीम हो जाएगी? ऐसी डिवीजन टेक स्पेस को बिल्कुल बदल देगी। बिल्कुल। क्या फ्यूचर का इंटरनेट एक सिंगल ग्लोबल हाईवे होगा, या दो अलग रास्ते जिन पर चलने वालों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा? वैसे ये वो पेचीदा सवाल है जो इस केस स्टडी के बाद हर टेक एनालिस्ट के जहन में ज़रूर गूंजेगा, और इस पर गौर करना ज़रूरी है।